कुछ दिनों में जितना उसने ऑब्जर्व किया था, उसके हिसाब से वो अपने पिता और अपनी बहन दोनों से बिल्कुल अलग थी। चाहे वो कोई भी काम हो जो उसे करने के लिए दिया गया या डिपार्टमेंट के कलीग्स का उससे बुरा बर्ताव, उसने किसी से एक शब्द नहीं कहा और पूरी मेहनत से अपने काम को पूरा करने में लगी रही। उसने किसी से हेल्प तक नहीं मांगी, ना ही उन्हें किसी बात को लेकर परेशान किया। सच कहे तो किसी भी कंपनी में शुरुआत में नए एम्प्लॉय को थोड़ी मुश्किल तो होती है। नए एम्प्लॉयज में से ऑलमोस्ट 80 to 90% एम्प्लॉयज को शुरुआत में डिपार्टमेंट में काफी परेशान किया जाता है। हर तरह के बेकार और बोरिंग काम उनसे करवाए जाते हैं। कई न्यूकमर्स इस तरह के बिहेवियर को अनफेयर समझकर अपने सीनियर से कंप्लेन कर वर्क प्लेस पर हंगामा खड़ा कर देते हैं। सिर्फ कृतिका की तरह गिने चुने कुछ लोग ही चुपचाप बिना कुछ कहे अपने काम को जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हैं। साथ ही कल के उसके कंप्यूटर में वायरस वाले इंसिडेंट के बाद से अनामिका को एहसास हुआ कि शुरुआत से ही सारे कलीग्स कृतिका को कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे थे। खासकर वो दो लड़कियां, प्रियंका और मधुलिका, दोनों ही उसे बार बार टॉर्चर कर रही थी। वैसे कृतिका ने अब तक किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। ये बस ऐसा था कि उसके पिता और उसकी बहन ने डिपार्टमेंट में आकर जो कुछ भी उसके बारे में कहा था, उसके बाद से डिपार्टमेंट के वर्कर्स के बीच उसकी इमेज पूरी तरह से खराब हो गई थी। वास्तव में कृतिका न सिर्फ मधुलिका से बेहतर थी, बल्कि वो तो प्रियंका और रुखसार से भी ज्यादा बेहतर थी। वैसे वो दोनों लड़कियां डिपार्टमेंट में पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही तमाशा खड़ा कर रही थी। पहले अनामिका ऐसा कुछ नहीं कह सकती थी। प्रियंका और रुखसार दोनों ही उसे एज अ सीनियर का भी रिस्पेक्ट करते थे। कई बार उसे लगता था कि दोनों उसकी चापलूसी कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों से बात करना उसे अच्छा लगता था। लेकिन जब से मधुलिका आई थी तब से वो दोनों ही उसकी इतनी ज्यादा चापलूसी करने लगी थी कि अनामिका को समझ आ गया कि वो वैसी लड़कियां हैं जो वक्त आने पर कभी को भी अपना बाप बना लो वाले फॉर्मूले को यूज करती थी। अनामिका ने मधुलिका की तरफ देखते हुए कृतिका से कहा, अगर चैरिटी इवेंट वाले फंक्शन की बात करें तो तुम्हारा प्रोबेशन पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए फंक्शन के लिए तुम्हें इनविटेशन मिलने के चांसेस काफी कम है। अनामिका को भी यही लग रहा था कि वो इनविटेशन मधुलिका को मिलने की ज्यादा चांसेस थे। आखिरकार वो कंपनी के सेक्रेटरी की बेटी थी। लेकिन कोई बात नहीं, तुम अपने काम को लेकर सीरियस हो और तुम में स्ट्रॉन्ग एबिलिटी भी है, इसलिए नेक्स्ट ईयर फंक्शन के लिए इनविटेशन डेफिनेटली तुम्हें ही मिलेगा। मैं भी तुम्हारा नाम इसके लिए रिकमेंड करूंगी। कृतिका डिपार्टमेंट में अनामिका से काफी जूनियर थी, इसलिए अनामिका उसे सॉरी तो नहीं कह सकती थी, लेकिन इस तरह से वो उससे अपने वर्क रिलेशन को बेहतर जरूर बना सकती थी। कृतिका को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके कलीग्स उससे नफरत करते थे। जब तक उसका सुपीरियर उसे परेशान नहीं करता, वो अपने बल पे खुद को एक अच्छा एम्प्लॉय प्रूव कर सकती थी। लेकिन अगर उसका कोई कलीग उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहता है, तो वो भी उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखेगी। फ्रेंडली रिलेशन रखना बैड रिलेशन रखने से तो अच्छा ही था। कृतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू अनामिका, मैं समझ सकती हूँ। इस वक्त मेरा प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, इसलिए मुझे भी कुछ खास उम्मीद नहीं है कि फंक्शन में जाने के लिए मुझे कोई इनविटेशन दिया जाएगा। वहां जा पाना एक अच्छा मौका होता मेरे लिए अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने का। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, मैं लगातार हार्ड वर्क करती रहूंगी। कृतिका का एटीट्यूड काफी पॉजिटिव था। अनामिका ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। वो अब धीरे धीरे कृतिका को एडमायर करने लगी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे इस पॉजिटिव एटीट्यूड को देखकर लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर काफी ब्राइट है। नजदीक ही खड़ी मधुलिका ने जब अनामिका को कृतिका की तारीफ करते सुना, तो नाराजगी में वो दोनों के लिए गुस्से से अपना मुंह ऐंठने लगी। उसी वक्त राघव वहां आया। प्रियंका और रुखसार दोनों ने देखा कि राघव के हाथ में दो इनविटेशन कार्ड थे। ये इनविटेशन कार्ड फ्राइडे नाइट को होने वाले ईयरली फंक्शन के लिए थे। दोनों ही लड़कियां राघव के हाथ में
दो इनविटेशन कार्ड देखकर एक्साइटेड हो गई। उसमें से एक कार्ड खुद राघव के लिए था, यानी दूसरा कार्ड मधुलिका के लिए होना चाहिए था। प्रियंका तुरंत मधुलिका के और नजदीक जाकर खड़ी हो गई। उसने मधुलिका की काफी हेल्प की थी और उसका रिलेशनशिप भी मधुलिका के साथ रुखसार से ज्यादा अच्छा था। इसलिए जैसा मधुलिका ने कहा था, उसके हिसाब से उसे अपना इनविटेशन कार्ड प्रियंका को ही देना चाहिए था। सभी लोग सुने। राघव ने अपने हाथों से क्लैप किया, जिससे सारे स्टाफ उसके नजदीक आ गए। मैंने अभी अभी आज रात होने वाले चैरिटी फंक्शन के लिए 2 इनविटेशन रिसीव किए हैं। जैसा कि रूल है उसके हिसाब से हर बार की तरह इस बार भी पीआर डिपार्टमेंट से एक पर्सन मेरे साथ इस फंक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। प्रियंका और रुखसार की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। वो दोनों बड़ी उम्मीद के साथ राघव को लगातार देख रही थी। दूसरी तरफ कृतिका उस भीड़ के सबसे आखिरी में खड़ी थी, जैसे उसे इस अनाउंसमेंट से कोई मतलब ही नहीं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके जैसी किसी न्यूकमर को ऐसा मौका दिया जा सकता था। राघव ने ध्यान से उस भीड़ को देखा। फाइनली उसे कृतिका भीड़ के आखिर में सबसे पीछे खड़ी दिखाई दी, जैसे सबने उसके आगे आने का रास्ता ब्लॉक कर दिया हो। फिर उसने कहा, कृतिका, इस बार ये मौका तुम्हें दिया जा रहा है। इस इनविटेशन कार्ड को अपने पास अच्छे से रखो। ऑफिस आवर के बाद तुम मेरे साथ फंक्शन में चल रही हो। मधुलिका के चेहरे की वो कॉन्फिडेंट स्माइल फुर्र से गायब हो गई। गुस्से से अपनी दांतों को दबाते हुए उसने राघव के हाथ में पड़े उस इनविटेशन कार्ड को देखा। ये कृतिका को क्यों दिया गया, उसे क्यों नहीं? कृतिका, जल्दी से जाकर अपना कार्ड लो, अनामिका ने कृतिका को धीरे से आगे धकेलते हुए कहा। कुछ देर पहले तक उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि कृतिका को फंक्शन के लिए इनवाइट किया जा सकता है, लेकिन अब जब उसे इनविटेशन दिया जा रहा था तो अनामिका कृतिका के लिए काफी खुश थी। फाइनली हैरान खड़ी कृतिका को होश आया और वो कार्ड लेने के लिए आगे बढ़ी। ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रियंका ने अचानक से चिल्लाते हुए राघव के हाथ से वो कार्ड लपक लिया। उसे राघव की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसने लिफाफे से कार्ड को बाहर निकाल उसमें लिखा नाम पढ़ा। कार्ड में सच में कृतिका का ही नाम लिखा हुआ था। प्रियंका की उस हरकत को सागर बर्दाश्त नहीं कर पाया और जोर से उसे डांटते हुए बोला, प्रियंका, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है कि कार्ड राघव सर के हाथों से छीनकर तुम फंक्शन में जा सकती हो? मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सागर की बात को इग्नोर करते हुए प्रियंका ने ऊंची आवाज में राघव से कहा, कृतिका क्यों? रुखसार और मैं दोनों ही उससे सीनियर हैं और इस हिसाब से हम दोनों में से किसी एक का नाम इसमें होना चाहिए था। कृतिका तो एक न्यू कमर है और अभी तक उसका प्रोबेशन पीरियड भी नहीं खत्म हुआ है, फिर भी फंक्शन में उसे इनवाइट किया गया। ये हमारे साथ अनफेयर है। हाँ मैनेजर सर, आपको हमें कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो देना ही होगा, नहीं तो मैं भी इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मधुलिका ने आगे आते हुए कहा, मैं ये समझ सकती हूँ कि मुझे ये इनविटेशन क्यों नहीं दिया गया। सीनियर ऑफिशियल्स को भी ये बात पता होगी कि मुझे ऑलरेडी इनविटेशन मिल चुका है, इसलिए उन्होंने मेरे नाम को इनविटेशन लिस्ट से हटा दिया होगा। लेकिन कृतिका से कहीं ज्यादा इस फंक्शन में जाने की हकदार प्रियंका और रुखसार है, तो फिर कृतिका को यह इनविटेशन क्यों दिया गया? उसकी बात सुन सागर हंस पड़ा। वो समझ गया था कि मधुलिका टींग मारने में पीएचडी कर चुकी है। थोड़ी देर पहले वो इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट थी कि इनविटेशन कार्ड उसे ही मिलेगा, लेकिन ऐसा ना होने से वो अभी अभी बेइज्जत हुई है और अब खुद ही अपने लिए एक्सक्यूज निकाल रही है कि उसे इनविटेशन क्यों नहीं मिला। चाहे जो भी हो, ये इनविटेशन प्रियंका और रुखसार में से किसी एक को ही मिलना चाहिए। कृतिका प्रोविजन पीरियड में है और तो और वो अभी एक न्यू कमर है। आखिर ऑफिशियल्स सीनियर्स को इग्नोर कर किसी न्यू कमर को फंक्शन में इनविटेशन कैसे दे सकते हैं? मधुलिका ने लगभग चीखते हुए कहा, ये डिसीजन कंपनी ने लिया है, मैंने नहीं। अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली जाकर सीईओ सर से बात करो, मेरे सामने आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं। राघव ने मधुलिका को डांटते हुए कहा।
क्योंकि डिसीजन कंपनी ने लिया है तो उन्होंने इसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू को अच्छे से देखा होगा। इसके अलावा कृतिका काफी टैलेंटेड और तेज तर्रार लड़की है। अगर वो आज की चैरिटी इवेंट में पार्टिसिपेट करती है तो उसके लिए किसी इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करना आसान होगा। आप किस तरह के टैलेंट की बात कर रहे हैं? मधुलिका जिद पर आ गई थी। उससे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि आखिर उसे इनविटेशन क्यों नहीं मिला। वो ये उसे दे सकते थे। उसके बाद वो किसी को भी वो इनविटेशन कार्ड दे देती, क्योंकि उसे उस कार्ड की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार मधुलिका ने वो घटिया बात कह दी जिसे कहने की हिम्मत डिपार्टमेंट का और कोई स्टाफ नहीं कर सकता था। अब तक सूरज आहूजा केस के लिए जो प्रपोजल हम दोनों ने सबमिट किया था उसका रिजल्ट नहीं आया है, फिर भी आप उसे टैलेंटेड कह रहे हैं, क्यों? मैनेजर राघव, कृतिका को लेकर अपनी पर्सनल फीलिंग्स के कारण आपने उसे बहुत बढ़ावा दे दिया, लेकिन अब और नहीं। समझे आप? किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने सुपीरियर राघव को क्वेश्चन करे, लेकिन मधुलिका को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। एक छोटे से डिपार्टमेंट का इतना सा मैनेजर उसका क्या बिगाड़ लेगा? वो उसे टैलेंटेड इसलिए कह रहा है क्योंकि कृतिका अपने टेस्ट को ऑलरेडी पास कर चुकी है। अब वो ऑफिशियली सूरज आहूजा के कम बैक प्रमोशनल प्लान की इंचार्ज है। निखिल ऊंची आवाज में बोलते हुए तेज कदमों से वहां आया। उसके एक एक शब्द मधुलिका और प्रियंका को किसी बंदूक से निकली गोली की तरह लग रहे थे। निखिल के पीछे ही अनुपम भी खड़ा था। प्रियंका तुरंत अपने गलत काम के लिए गिल्टी फील करने लगी। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। उसका पूरा बदन डर के मारे कांपने लगा। वो कमजोर फील करने लगी। यहाँ तक कि जिस हाथ में उसने वो इनविटेशन कार्ड पकड़ रखा था उसमें भी ताकत नहीं बची थी। वो कार्ड उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। सागर ने लपक कर वो कार्ड उठा लिया। उसने पहले गुस्से में प्रियंका की तरफ देखा, लेकिन सीईओ के वहां होने के कारण उसने उसे कुछ नहीं कहा। फिर उसने तुरंत वो कार्ड कृतिका की तरफ बढ़ा दिया। थैंक यू। कृतिका ने मुस्कुराते हुए सागर से वो कार्ड ले लिया और उसे थैंक्स कहा। कृतिका की उस मुस्कुराहट को देख एक पल के लिए सागर सरप्राइज रह गया। उसकी उस मुस्कुराहट से सागर जैसा लड़का भी कुछ पल के लिए शर्मा गया। उसके गाल शर्म से हल्के लाल हो गए। उसने तुरंत खुद पे काबू किया और बाकी स्टाफ के पीछे चला गया ताकि कोई उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को न देख ले। लेकिन निखिल की तेज नजरों से ये बात छिप नहीं सकी। उसने अपने मन में ही सागर की ये बात नोट कर ली। उसके बाद निखिल ने मधुलिका की तरफ देखा, जो कि शॉक्ड थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन घबराहट वाले थे। निखिल ने बड़े ही कठोरता से कहा, कृतिका के टेस्ट में पास करने के साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग बात हमारे सामने आई। जो प्रपोजल कृतिका और मधुलिका ने सबमिट किया वो दोनों ही एग्जैक्टली सेम है। नहीं, ऐसा कहना सही नहीं। दोनों के प्रपोजल एग्जैक्टली सेम तो नहीं थे। मधुलिका का प्रपोजल थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड और बेहतर था। दोनों के प्रपोजल को कंपेयर करें तो कृतिका का प्रपोजल थोड़ा रफ था। ये सुनते ही मधुलिका के एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गए। इसका मतलब टेस्ट में मुझे पास होना चाहिए था और आज के फंक्शन के लिए भी मुझे ही इनविटेशन दिया जाना चाहिए था। फिर ये कृतिका को क्यों दिया गया? जहां तक मैं जानता हूँ, उस दिन जब तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे आई थी, तब शायद तुम्हें ये बात नहीं पता थी कि ये टेस्ट सूरज आहूजा के कमबैक प्रमोशनल प्लान के बारे में है। मैंने सही कहा ना? ये सवाल करते हुए अनुपम को मधुलिका के चेहरे पर आए वो एक्सप्रेशन याद आ गए जब उसे पता चला कि इस टेस्ट का टॉपिक क्या है। उस दिन मन ही मन शायद उसे बहुत पछतावा भी हो रहा था कि क्यों इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करके उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। किसने कहा ऐसा? मधुलिका समझ चुकी थी कि अनुपम क्या कहना चाह रहा था। ध्यान से देखो कि मैं कौन हूँ। आदित्य अंकल ने इस केस के बारे में मुझे काफी पहले ही बता दिया था। शुरू में मुझे इसमें पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि यह टेस्ट काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने सोचा
कि क्यों ना इसमें पार्ट लेकर थोड़ी मस्ती की जाए। ऐसा है तो प्लीज जो प्रपोजल आपने सबमिट किया है उसके कंटेंट के बारे में बताएं। अनुपम ने रूखी आवाज में मधुलिका से कहा। वो मैं अनुपम के सवाल के जवाब में मधुलिका हकलाने लगी। उसने अपने दिमाग पर पूरा जोर दिया ताकि उसे कोई छोटी से छोटी बात सबमिट किए गए प्रपोजल के बारे में याद आ जाए, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आया। कल उस तमाशे के दौरान उसने अपने कंप्यूटर से वो फाइल जल्दी जल्दी में प्रिंट कर लिया था। उसने बस एक नजर उस फाइल को देखा, लेकिन कुछ भी याद करने की कोशिश नहीं की। उसे लगा था कि बस प्रपोजल सबमिट करना काफी होगा। मधुलिका को कुछ ना बोल पाती देख कुछ पल रुकने के बाद कृतिका आगे आई। फिर उसने कहा, मैं बताती हूँ। ये वो प्रपोजल था जिसे कृतिका ने खुद लिखा था। उसने उसे इतनी बार मॉडिफाई किया था कि उसे उस प्रपोजल का एक एक वर्ड याद हो गया था। उसने मधुलिका को अपना प्रपोजल सिर्फ इसलिए चुराने दिया था क्योंकि उसके प्रपोजल को निखिल और सूरज आहूजा पहले ही पढ़ चुके थे। अगर ऐसा नहीं होता तो वो गलती से भी मधुलिका को उसके प्रपोजल को चुराने नहीं देती। कृतिका धीरे धीरे काफी डिटेल और ऑर्गेनाइज तरीके से उस प्रपोजल के कंटेंट के बारे में एक एक बात बताने लगी, जिसे सुनकर अनामिका और सागर दोनों के ही मन में उसके लिए रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आने लगी। कृतिका का प्रपोजल सच में काफी इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव था। उसका प्रपोजल सभी के एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा बेहतर था। भले ही उसके प्रपोजल को अभी एग्जीक्यूट नहीं किया गया था, लेकिन वो सब जान गए थे कि ये डेफिनेटली सक्सेस करेगा। और रही बात किसने सच में वो प्रपोजल तैयार किया था, इसे लेकर अब किसी के मन में कोई सवाल बाकी नहीं थे। एक जो कुछ भी कह नहीं पाया और बस हकलाते रहा, और दूसरा जिसे उस प्रपोजल के एक एक शब्द याद थे, जिसने कंप्लीट लॉजिक के साथ हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया था। उस पल जब कृतिका कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी, तब निखिल की आंखों में एक अलग ही खुशी थी। उसके मुंह के किनारे खुशी से हल्के से ऊपर हो गए। वो उसे और भी ज्यादा पसंद आने लगी थी। उसके दिल में जो प्यार और लगाव कृतिका के लिए था, वो उसकी आंखों से झलक कर बाहर आने को तैयार था। आखिर उसकी गर्लफ्रेंड इतनी इम्प्रेसिव क्यों थी? जब उसे इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, तब ना वो परेशान हुई और ना ही घबराई। वो बिल्कुल शांत रही। जब उसे अपने लिए लड़ना या कुछ कहना था, तो उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। निखिल को कृतिका पर गर्व था। जब कृतिका की नजर निखिल के चेहरे पर गई, तो उसके एक्सप्रेशन को देख शर्माहट से उसके गाल और कान लाल होने लगे। जब कृतिका ने बोलना बंद कर दिया, तो निखिल ने अपने सर को हल्का सा हिलाया। नॉट बैड। फिर उसने आगे कहा, इत्तेफाक से अभी अभी जो कृतिका ने एक्सप्लेन किया, वो हूबहू मधुलिका के सबमिट किए गए प्रपोजल से मिलता है। लेकिन जो प्रपोजल कृतिका ने सबमिट किया, उसके कंपैरिजन में उसका एक्सप्लेनेशन बस उसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। निखिल की बातें सुनते ही मधुलिका ने तुरंत कृतिका की ओर पॉइंट करते हुए कहा, जरूर तुमने मेरे प्रपोजल को पहले ही देख लिया होगा। अब मधुलिका का ड्रामा अनुपम के बर्दाश्त के बाहर हो गया। झूठ बोलना बंद करो मिस मधुलिका। तुम्हारे हिसाब से कृतिका ने तुम्हारे प्रपोजल को चोरी करके उसका एक एक वर्ड याद कर लिया, और तुम जिसने अपना प्रपोजल खुद तैयार किया, उसे अपने ही प्रपोजल का एक भी वर्ड याद नहीं। तुम्हें ये पता नहीं है कि जिस दिन कृतिका को इस टेस्ट के टॉपिक के बारे में बताया गया था, उसने उसी दिन उसी वक्त अपना प्रपोजल सबमिट कर दिया था। और तो और उसने उस वक्त सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 प्रपोजल सबमिट किए थे। जिस प्रपोजल को उसने अभी एक्सप्लेन किया, उस प्रपोजल को उसी दिन खुद सूरज आहूजा ने अप्रूव भी कर दिया था। यानी कि तुम्हारा सबमिट किया गया प्रपोजल तुमने नहीं बल्कि कृतिका ने तैयार किया था, जिसे तुमने चोरी किया। वैसे ये बात हम शुरू से ही जान चुके थे। पूरी तरह शॉक्ड मधुलिका अचानक से कृतिका की ओर पलटी। यानी कि कृतिका ने उसके लिए जाल बिछाया था। निखिल ने वहां खड़ी भीड़ को घूरते हुए कहा, क्या अभी भी कोई इस बात को नहीं मानता है?
अनामिका कृतिका के सपोर्ट में आगे आई और उसने कहा, पहले मैं भी बाकी लोगों की तरह ही सोचती थी। मुझे लगा था कि कंपनी कृतिका को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है, जो कि बाकी के एम्प्लॉय के साथ अनफेयर था। लेकिन जब मुझे उस टॉपिक के बारे में पता चला जिसे कृतिका को एज ए टेस्ट दिया गया था, तो मेरी सोच बदल गई। इस तरह का डिफिकल्ट टेस्ट 6 मंथ्स की प्रोविजन पीरियड से भी ज्यादा बुरा है। और आज कृतिका के प्रपोजल को सुनने के बाद मैं पूरी तरह श्योर हो गई हूँ कि कंपनी का लिया गया डिसीजन बिल्कुल सही है। अगर ये असाइनमेंट हम में से किसी सीनियर एम्प्लॉय को भी दिया जाता, तो भी हम कृतिका के प्रपोजल जितना अच्छा प्रपोजल तैयार नहीं कर पाते। हाँ, अजय ने अनामिका की बात पर सहमति जताते हुए कहा, मैं खुद इतना अच्छा प्रपोजल तैयार नहीं कर पाता। मैं भी। सागर ने भी दोनों से अग्री होते हुए कहा। अनामिका ने रुखसार और प्रियंका की तरफ देखा और हंसते हुए बोली, सच कहूं तो प्रियंका और रुखसार दोनों को ही ट्रेनिंग मैंने दी है। मैं जानती हूँ कि अगर ये टेस्ट उन दोनों को दिया जाता तो वो किस कंसेप्ट को यूज कर अपना प्रपोजल तैयार करती। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उनका प्रपोजल कृतिका जितना अच्छा नहीं होता। कृतिका का प्रपोजल बहुत ही अलग है। इस तरह के आइडिया के साथ आज तक कभी भी कोई पीआर डिपार्टमेंट के सामने नहीं आया है। ये कहा जा सकता था कि अनामिका दिल से कृतिका की तारीफ कर रही थी। इस दौरान जिद्दीपन और नाखुशी प्रियंका और रुखसार के चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकती थी। लेकिन अगर उन्हें कुछ बोलने का मौका दिया भी जाता, तो भी वे दोनों अनामिका की कही बात को नकार नहीं सकती थी। ये देखकर कि किस तरह से धीरे धीरे सभी स्टाफ कृतिका की तारीफ कर रहे हैं, निखिल को कृतिका पर और ज्यादा गर्व महसूस होने लगा। उसकी छाती और चौड़ी हो गई और वो थोड़ा सा और सीधा खड़ा हो गया। अब आते हैं मधुलिका के काम करने के तरीके पर। कंपनी इस तरह के तरीके को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। निखिल ने गुस्से से मधुलिका को घूरते हुए कहा, आज दोपहर तक मुझे तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मिल जाना चाहिए। अगर तुम खुद अपना रेजिग्नेशन लेटर नहीं दोगी तो कंपनी तुम्हें खुद फायर कर देगी। तुरंत मधुलिका का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसे अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी इतना शर्मिंदा नहीं होना पड़ा था। उसके दिल में नफरत की आग भर चुकी थी। उसकी आंखें किसी का मर्डर करने की झलक दिखा रही थी। अगर इस वक्त उसके हाथ में कोई खंजर होता तो वो उसे कृतिका के सीने में उतार देती। कृतिका ने उसके साथ खेल खेला था। अगर कृतिका नहीं होती तो आज उसकी इतनी बेइज्जती नहीं होती। दिस बिच। उसने जानबूझकर उसे अपने जाल में फंसाया, जिसके कारण आज वह निखिल के साथ साथ इतने सारे लोगों के सामने जलील हुई थी। कुछ वक्त पहले तक जितना ज्यादा घमंड मधुलिका दिखा रहे थे, जितना ज्यादा वो खुद को कृतिका से बेहतर समझ रही थी और जितना ज्यादा वो कृतिका से नफरत करती थी, उतना ही ज्यादा वो इस वक्त खुद को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। कृतिका ने जानबूझकर उसे निखिल की नजरों में गिराया था। जैसे ही मधुलिका के मन में निखिल का ख्याल आया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने गिड़गिड़ाती नजरों से निखिल को देखा। निखिल? क्यों निखिल को उसकी परवाह नहीं थी, जो उसने बिना एक शब्द कहे उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया। आखिर वो उसके लिए ही तो ओबेरॉय कॉर्पोरेशन आई थी, लेकिन उसने उससे ऐसे बिहेव किया जैसे वो उसे जानता तक नहीं। फिर भी अकेले में वो हमेशा उसे निखिल कहकर ही पुकारती आई थी, लेकिन निखिल ने उसे एक बार देखा तक नहीं। कृतिका की तरफ पलटकर उसने कहा, कृतिका, मेरे ऑफिस आओ और सूरज आहूजा से बात कर इस डिटेल प्लान को कंफर्म करो। इसके बाद कृतिका निखिल के साथ वहां से चली गई और मधुलिका पीछे वहीं चुपचाप खड़ी रह गई। उसके होठ आपस में इतनी जोर से चिपके हुए थे जैसे किसी ने उसे सुई धागे से सिल दिया हो। अनामिका, अजय और बाकी के कलीग्स ने एक नजर मधुलिका को देखा। उसके बाद वे सब अपने अपने डेस्क पर चले गए और अपना काम करने लगे। पहले उन्हें कृतिका पसंद नहीं थी, लेकिन मधुलिका का कृतिका के प्रपोजल को चोरी करने वाले मैटर को जानने के बाद कृतिका को लेकर उन सबकी सोच बदल गई थी। इधर कृतिका निखिल के पीछे पीछे टॉप फ्लोर पर उसके ऑफिस के पास पहुंच गई थी।
उससे थोड़ा आगे चल रहे निखिल ने अपने ऑफिस का दरवाजा खोला, जिससे कि उसके अंदर आ जाने के बाद कृतिका भी अंदर आ जाए। अंदर आने के बाद कृतिका ने पलटकर जैसे ही ऑफिस का दरवाजा बंद किया और वापस निखिल की तरफ पलटी, वैसे ही निखिल ने अचानक से उसे अपनी बाहों में भरकर दरवाजे से सटा दिया। इससे पहले कि हैरान कृतिका कुछ कह दी, निखिल ने उसे किस करना शुरू कर दिया। उसके होंठ कृतिका के पूरे चेहरे पर बारिश की बूंदों की तरह बरस रहे थे। कृतिका को सांस लेने तक का मौका नहीं मिल रहा था। उसके हाथ निखिल के कंधों पर हेल्पलेसली बंधे हुए थे। वो कुछ नहीं कह पा रही थी। बेबस कृतिका बस अपनी नोज से बाहर आती गहरी सांसों की आवाज से निखिल को खुद से दूर हटने का इशारा कर रही थी, लेकिन निखिल उससे दूर हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने उसकी थाई को पकड़कर उसे अपनी बाहों में इतनी जोर से कस लिया कि उसकी पकड़ से निकलना कृतिका के लिए इम्पॉसिबल हो गया। निखिल, बस ये एक शब्द वो कह पाई कि निखिल ने उसके कान पर जोर से लव बाइट किया। कृतिका के पूरे बदन में सनसनाहट सी दौड़ गई। कृतिका उस सनसनाहट से बाहर भी नहीं निकल पाई थी कि निखिल ने कृतिका की कमर पर हाथ रखा और एक हल्की पर जोरदार चिकोटी काट ली। कृतिका पूरी तरह शॉक्ड रह गई। शर्म और प्यार से उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। पहली बार निखिल ने उसकी कमर के साथ ये शरारत की थी। उसका चेहरा और ज्यादा लाल होते जा रहा था। उस चिकोटी से दर्द की जगह हुई सेरन से कृतिका के पूरे बदन के बाल खड़े हो गए। क्या तुमने मुझे मिस किया? निखिल ने बारिश की बूंदों की तरह कृतिका के चेहरे को किस करते हुए कहा। उसकी वो गहरी और धीमी आवाज कृतिका को मदहोश कर देने के लिए काफी थी। उसकी आवाज, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे सालों बाद मिल रहा हूँ? निखिल ने कृतिका को दरवाजे से चिपकाए हुए ही थोड़ा ऊपर उठाया ताकि उसके चेहरे को किस करने के लिए उसे और झुकना ना पड़े। निखिल इतनी तेजी से कृतिका के पूरे चेहरे को किस करने लगा कि कृतिका को सांस लेने तक का मौका नहीं मिल पा रहा था। उसके हाथ कृतिका की कमर पर कुछ इस तरह से हरकत कर रहे थे कि कृतिका को गुदगुदी सी होने लगी। कृतिका के लिए निखिल का बेपनाह प्यार उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। कृतिका ने महसूस किया कि निखिल जैसे हैंडसम लड़के ने जन्म से ही अपने लिए एक अलग रुतबा हासिल कर लिया था। उसकी इमेज आम लोगों के बीच किसी भगवान की तरह थी। शायद इसलिए वो हमेशा खुद को अकेला महसूस करता था। अपने पिछले जन्म के बारे में सोचते हुए कृतिका ने याद किया कि उस जन्म में वो निखिल को बस अपने सपनों में देख सकती थी। उसकी जिंदगी का हिस्सा बनना तो बस एक ख्वाब था जो कभी पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन न जाने कैसे इस जन्म में निखिल जैसा रिस्पेक्टेड, पावरफुल और किसी नॉर्मल लड़की की पहुंच से कोसों दूर रहने वाला इंसान उसके प्यार में था। साथ ही वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखता था। उसकी आंखों में दिखता कृतिका के लिए बेपनाह प्यार झुठलाया नहीं जा सकता था। कृतिका ने निखिल के कंधों पर से अपने हाथ हटाए और फिर उसकी गर्दन को अपने हाथों के घेरे में ले लिया। उसे खुद से दूर करने की जगह वो उसके चेहरे को अपने और करीब ले आई और पहली बार उसने खुद से निखिल को किस किया। निखिल पल भर के लिए कृतिका के उस किस के कारण किसी दूसरी दुनिया में चला गया। उस किस के मीठे एहसास ने उसके बदन में एक सनसनाहट सी पैदा कर दी। जब उस मीठे एहसास से वो उबर पाया तो उसने फिर से कृतिका के चेहरे पर किसेस की बारिश शुरू कर दी। कृतिका उस बारिश में ऐसे भीग रही थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब निखिल उसे दरवाजे से हटाकर सोफे पर ले आया। अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसका पूरा बदन सोफे पर लेटा हुआ था और निखिल उसके ऊपर। कृतिका को किस करते हुए अचानक से निखिल को कृतिका का कुछ दिन पहले उसके कान के निचले हिस्से पर किया गया लव बाइट याद आ गया। पहले से ही शरारत कर रहे निखिल को शरारत करने के लिए एक और जगह मिल गई थी। वो बार बार कृतिका के कान के निचले हिस्से पर हल्का लव बाइट करने लगा। उस एहसास ने कृतिका को और भी ज्यादा मदहोश कर दिया था। थोड़ी देर बाद
उसने अपना ध्यान कृतिका की खूबसूरत गर्दन पर लगा दिया। पल भर में कृतिका को लगा कि उसकी गर्दन धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी। उसका दिल बर्फ की तरह जमने लगा था। आखिर वो क्या करने के बारे में सोच रहा था? वो उसे खुद से दूर धकेलने ही वाली थी कि अचानक से निखिल ने उसे किस करना बंद कर उसके गर्दन और कंधे के बीच अपना चेहरा छुपा लिया। उसकी गहरी और लंबी सांसें कृतिका के गर्दन से टकराते हुए उसकी सांसों में समा रही थी। कुछ मिनट के बाद उसने महसूस किया कि निखिल की गहरी सांसें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी हैं। अचानक से उसने अपने हाथ से कृतिका की कमर को थामा और फिर उसे कस के गले लगा लिया। क्यों तुम्हारे सामने मैं खुद पर से कंट्रोल खो देता हूँ? निखिल ने कृतिका की गर्दन को किस करते हुए कहा। तुमसे दूर रहना मुझे तड़पाता है। ऐसा लगता है कि तुमसे पल भर की भी दूरी मेरी जान ले लेगी। कृतिका की गर्दन निखिल के किस करने के कारण लाल हो गई थी, लेकिन उसका चेहरा तो उसके बेपनाह प्यार के कारण शर्म से लाल हुआ जा रहा था। कुछ देर बाद निखिल ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। कृतिका ने देखा कि निखिल का चेहरा बुरी तरह से सिकुड़ रहा था। वो खुद को और बहकने ना देने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो बार बार उसके करीब तो आता था, लेकिन एक लिमिट तक, और उस लिमिट को उसने आज तक क्रॉस करने की कोशिश नहीं की थी। कृतिका को निखिल के लिए काफी बुरा लग रहा था। उसने पूछा, तुम ठीक तो हो ना? निखिल ने एक लंबी सांस ली और कहा, अगर मैं कहूं कि मैं ठीक नहीं तो तुम ठीक होने में मेरी हेल्प करोगी? कृतिका हंस पड़ी। फिर उसने कहा, बिल्कुल नहीं, नॉट बिफोर मैरिज। निखिल ने अपनी भौहें उठाई और कड़क आवाज में पूछा, तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं? कृतिका एक पल के लिए चुप रही। अपने दोनों जन्म में उसके साथ अब तक जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद किसी पर भी भरोसा करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। फिर उसने कहा, अगर तुम पर भरोसा नहीं होता तो क्या मैं तुम्हें कभी अपने इतने पास आने देती? निखिल ने फिर से एक लंबी सांस ली। बस कुछ मिनट, फिर मैं खुद को कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन जो लड़की इस वक्त उसकी आंखों के सामने थी, वो एक लौती लड़की थी जिसे देखकर निखिल के दिल में प्यार उमड़ता था। उसके सामने, उसके इतने पास होते हुए उसका खुद पर कंट्रोल रखना काफी मुश्किल था। ठीक उसी पल निखिल ने कृतिका की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। गर्व से उसकी छाती चौड़ी होती गई। जो वो कहने वाला था, उसे कहने के बाद वो कृतिका से अपने लिए कुछ प्यारे बोल सुनना चाहता था। थोड़ी देर पहले पीआर डिपार्टमेंट में मैंने अच्छा काम किया ना? उसकी वो बात सुनने के बाद कृतिका को एहसास हुआ कि निखिल स्पेशली उसे सपोर्ट करने के लिए पीआर डिपार्टमेंट आया था। ये बात समझते ही कृतिका के दिल में निखिल के लिए प्यार का एक तूफान सा उठ पड़ा। चाहे वो उसका पिछला जन्म हो या ये जन्म, आज तक कभी भी किसी ने उसे इस तरह लव या प्रोटेक्ट नहीं किया था। जितना ज्यादा निखिल उसके लिए ये कर रहा था, उतना ज्यादा वो उसके प्यार में पड़ती जा रही थी। धीरे धीरे उसका दिल निखिल का होता जा रहा था, जिसे वो चाहकर भी अपने पास संभाल कर नहीं रख पा रहे थे। तुम ऐसा जानबूझकर कर रहे हो ना, ताकि मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पसंद करने लगूं, इतना कि मेरा खुद पर कोई कंट्रोल ना रहे। तुम मेरे ही दिल को मेरे पास नहीं रहने देना चाहते। ये कहते हुए कृतिका की आंखों में आंसू छलक आए। उसके अपने पिता और बॉयफ्रेंड दोनों ने इस जन्म और पिछले जन्म दोनों में ही उसे बार बार धोखा दिया था। सिर्फ एक आदमी जिसने अब तक जो कुछ भी किया वो उसके अच्छे के लिए था, और वो आदमी इस वक्त उसके सामने था। ऐसी कोई भी बात जो उससे जुड़ी थी, वो उसमें उसका ध्यान रखता था, उसे प्रोटेक्ट करता था ताकि उसे कोई हर्ट ना कर सके। जैसे ही कृतिका का कहना बंद हुआ, वैसे ही निखिल ने उसके आंसू पोंछते हुए उसे कस के अपने गले लगा लिया। मैं जानता हूँ, जितना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, उससे कहीं ज्यादा तुम मुझे पसंद करती हो। निखिल ने अपनी आवाज को नॉर्मल रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज इमोशनल होने के कारण डगमगा गई। हाँ बुद्धू, इसीलिए तो अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, कृतिका ने निखिल के गाल पर किस करते हुए कहा। कृतिका ने ऐसा करते ही
कृतिका के ऐसा करते ही निखिल ने उसे अपनी बाहों में और ज्यादा जोर से कस लिया। अब जब तुमने खुद कह दिया है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो मैं दोबारा कभी तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। तुम्हारा दिल अब मेरा है और ये हमेशा मेरे दिल में रहेगा। तुम चाहोगी तो भी अपने दिल को वापस मुझसे नहीं ले पाओगी। निखिल के इमोशन और एक्सप्रेशन एकदम सच्चे थे। उसने अपने दिल में कृतिका को हमेशा के लिए बसा लिया था। उसकी आंखों में कृतिका के लिए जो जिद थी वो हल्की डराने वाली थी, लेकिन उसमें प्यार का एहसास कोट कोट कर भरा था। कृतिका को भी उसकी आंखों में अपने लिए वो जिद दिखाई दे रही थी, लेकिन उसे उसकी जिद से जरा भी डर नहीं लग रहा था। उसने निखिल के गाल पर अपने हाथ रखे और उसकी नोज को अपनी नोज से टच करते हुए बोली, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ निखिल। हर दिन के साथ मैं तुम्हें पहले से ज्यादा पसंद करने लगी हूँ। अगर तुम खुद मुझसे कहोगे कि अपना दिल वापस ले लो, तो भी मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। मेरे दिल पर अब मेरा काबू नहीं है। ये तुम्हारा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। अच्छा जी, ऐसा है? तो फिर मेरे होठों को किस करो। निखिल ने अपने होठों को कृतिका के होठों के पास लाते हुए कहा। ठीक उसी पर किसी ने ऑफिस के दरवाजे पर नॉक किया। दरवाजे के बाहर अनुपम खड़ा था, जिसने बाहर से ही निखिल से कहा, सीईओ सर, मिस्टर आहूजा आ गए हैं। निखिल के होठ आगे बढ़ते हुए रुक गए। उसे हल्का सा गुस्सा आया। सूरज को इसी वक्त कबाब में हड्डी बनने के लिए आना था। फिर उसने मुस्कुराते हुए कृतिका की आंखों में झांक कर उसे छेड़ते हुए कहा, बच गए तुम्हारे होठ। पिछली बार हमारे होठों के बीच तुम्हारा दुपट्टा आ गया था और इस बार ये गधा। निखिल मुस्कुरा रहा था, लेकिन कृतिका एकदम से शॉक्ड थी। तुमने सच में सूरज आहूजा को बुलाया है? पीआर डिपार्टमेंट में जब निखिल ने ये बात कही थी कि उसके ऑफिस आकर सूरज आहूजा के साथ डिटेल में प्रपोजल को डिस्कस करो, तब उसे लगा था कि निखिल बस बहाना बनाकर उसे अपने ऑफिस ले जा रहा था। लेकिन उसे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि सूरज को सच में बुलाया गया है। वो भी आज के चैरिटी इवेंट को अटेंड करने वाला है। तुम दोनों को इवेंट से पहले मिलकर एक दूसरे को जान लेना चाहिए। इवेंट के दौरान रिपोर्टर्स जरूर उससे उसके स्कैंडल और पास्ट के बारे में सवाल करेंगे। अगर तुम्हें लगे कि उन सवालों के जवाब देना सूरज के लिए काफी मुश्किल होने वाला है, तो तुम्हें तुरंत उसी वक्त कुछ न कुछ सोचकर सिचुएशन को हैंडल करना होगा। निखिल ने एक सांस में ही कृतिका को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। मैं समझ गई, कृतिका ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। निखिल के कारण कृतिका के बाल थोड़े बिखर गए थे और उसके कपड़ों में भी काफी सिकुड़न और सिलवटें आ गई थी। इसलिए उसने जल्दी जल्दी अपने बाल और कपड़े ठीक किए, जिसके बाद ही निखिल ने अनुपम से सूरज को अंदर भेजने के लिए कहा। सूरज आहूजा सही में कुछ ज्यादा हैंडसम नहीं था। वो दिखने में काफी एवरेज था। एक्टिंग लाइन में उसने अपने लुक्स के कारण नहीं, बल्कि अपनी कॉमिक टाइमिंग और बेजोड़ एक्टिंग के दम पर नाम कमाया था। जैसी पॉपुलैरिटी सूरज ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पाई थी, उसके पास पहुंच पाना या उसकी नकल कर पाना किसी भी दूसरे एक्टर के लिए इम्पॉसिबल था। सूरज ने अंदर आते ही पहले कृतिका को देखा। हालांकि कृतिका ने अपने बिखरे बालों को अच्छे से संवार लिया था, लेकिन उसके कपड़ों पर अभी भी सिकुड़न और सिलवटें साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसके बाद उसने निखिल की तरफ देखा। उसकी हालत भी कुछ हद तक कृतिका जैसी ही थी। उसकी वो है क्यूरियोसिटी में उठ गई, क्या ये मेरी होने वाली भाभी है? सूरज ने कृतिका को गौर से देखते हुए निखिल से पूछा। वो ये आसानी से देख सकता था कि कृतिका काफी यंग है, लेकिन सच में उसे वो निखिल से कुछ ज्यादा ही यंग लग रही थी। क्या उसे भाभी कहकर पुकारना सही था? कृतिका ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सूरज की निखिल के साथ इतनी अच्छी दोस्ती होगी। दूसरी तरफ निखिल को सूरज का कृतिका को भाभी कहना बड़ा ही प्राउड फील करवा रहा था। हाँ, ये वही है। इंडस्ट्री में तुम्हारे कमबैक प्लान को इसी ने तैयार किया है ना? तेरी होने वाली भाभी शानदार। निखिल का प्राउडली उसकी इतनी तारीफ करना कृतिका को एम्बैरेसिंग फील करवा रहा था। सिर्फ शानदार? अरे बहुत ज्यादा शानदार दोस्त। ये कहते हुए सूरज उन दोनों के सामने दूसरी तरफ लगे सोफे पर बैठ गया। ठीक है फिर भाभी,
आज से प्लीज आप मेरा भी ध्यान रखा करें। उसे तेरा ध्यान नहीं रखना है, बल्कि तुझे उसका ध्यान रखना है। तुम उसे अपना ध्यान रखने के लिए कैसे कह सकते हो? निखिल ने सूरज को घूरते हुए कहा। आज की चैरिटी इवेंट में कृतिका तुम्हारे साथ रहेगी, तो तुम्हें इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि कोई उसे परेशान न कर पाए। बिल्कुल, तुम इसकी जरा भी चिंता मत करो, सूरज ने निखिल को भरोसा दिलाया। सच कहूं तो सूरज के स्कैंडल के बारे में जैसा मीडिया में बताया गया था वैसा कुछ है नहीं। अपनी दूसरी बीवी से मिलने और शादी करने से पहले ही वो अपनी पहली बीवी को डिवोर्स दे चुका था। ये सब उसके मैनेजर की गलती है, जो नहीं चाहता था कि उसकी इमेज पर इस डिवोर्स का कोई बुरा असर पड़े। इसलिए उसने ये बात हमेशा सबसे छुपाए रखी। कौन जानता था कि आखिर में उसके मैनेजर का इस बात को छुपाए रखना सूरज के करियर को बर्बाद कर देगा। सूरज के करीब बैठे निखिल ने कृतिका को एक्सप्लेन किया। सच्चाई तो यही थी कि सूरज का कैरेक्टर बिल्कुल ठीक था, बस वो अपनी फनी इमेज को बनाए रखने के लिए कई बार ऐसी अजीब हरकतें करता था कि मीडिया उसे नेगेटिव तरीके से टारगेट करने लगती थी। इसके अलावा उसकी एक्स वाइफ एक चालाक लोमड़ी थी। सूरज से शादी और डिवोर्स लेने के पहले तक वो हमेशा उसका फायदा उठाती रही। डिवोर्स होने के बाद उसने भी कभी अपने और सूरज के डिवोर्स को अनाउंस करने की बात नहीं की। शायद वो सूरज के कनेक्शंस को यूज कर खुद भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहती थी, और अब वो मीडिया में इसी डिवोर्स की बात को लेकर पॉपुलैरिटी गेन कर रही थी। ये मैटर सच में काफी कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए निखिल ने इसे और एक्सप्लेन नहीं किया। और अगर सूरज सच में कोई इश्कबाज इंसान होता, जैसा कि मीडिया में बताया जा रहा है, तो निखिल कभी भी कृतिका को उसकी हेल्प करने के लिए नहीं कहता, ना ही वो कभी उसे उसके आसपास जाने देता।